بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आसिम सूरी एक बार फिर आपके साथ। आज का टॉपिक मनी लॉन्ड्रिंग। हम मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, इसकी स्टेजेस, प्रोसेस और इसके कंट्री रिस्क को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पर्पज़ ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि एक बड़ा पॉपुलर नाम है, जो आप रोज़ाना दुनिया भर के टीवी चैनल्स पर सुनते हैं, इसको देखा जाए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। कभी आप सुन रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, कभी आप देख रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग्स में सज़ाएं हो रही हैं, कभी देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बड़ी बड़ी पेनल्टीज़ लग रही हैं। So we should know about this money laundering, the word money laundering. What is this? What is money laundering? What is the process of money laundering? What are the stages of money laundering? And what are the risks behind this money laundering toward the countries facing this money laundering process? So आज हम इसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे in a simple words, ताकि आपका एक बेस बनाया जाए। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस का नाम है। ये एक प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे मनी लॉन्डर अपने मकासद के लिए यूज़ करते हुए अपने काले धन को सफ़ेद करना चाहता है। काला धन, व्हाट इज़ काला धन? काला धन वो पैसा जो उसने अनलॉफुल सोर्सेज से अर्न किया, इलेजिटिमेट सोर्सेज से बनाया, उस पैसे को काला धन कहते हैं। बड़ा मुश्किल है उसे फ्रीली इकोनॉमीज में यूज करना। सो दैट्स व्हाई दे नीड दिस प्रोसेस, हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस दे मेक दिस मनी लेजिटिमेट। सो हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस क्या है। इस प्रोसेस के अंदर डालने के लिए, मनी को प्लेस करने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि मनी लॉन्डर इस मनी के ट्रू नेचर एंड ओरिजिन को हाइड एंड डिस्गाइज करेगा, छुपाएगा। कैसे बनाया, कहाँ से बनाया, किसने बनाया, ये चीज़ें अगर वो डिस्क्लोज कर देगा तो क्राइम है, पकड़ा जाएगा, प्रॉब्लम में आएगा। सो द नेसेसिटी ऑफ दिस प्रोसेस टू हाइड द ट्रू ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ दिस मनी, सोर्स छुपाएगा। सो इस प्रोसेस को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अगर इस प्रोसेस से ये गुजर जाए, एंड से निकल जाए, दूसरे सिरे से मनी लॉन्ड्रिंग की मशीन के दूसरे एंड से ये पैसा निकल जाए, सो ये पैसा जो है इलेजिटिमेट से लेजिटिमेट नज़र आने लगता है, लॉफुल नज़र आने लगता है, और बड़ा मुश्किल है फिर कि आप इसको बैक ट्रैक करते हुए इसको अनलॉफुल प्रूफ करें। सो दोस्तों, ये है एक सिंपल सी डेफिनेशन जो आपको समझ आनी चाहिए। कैसे ये प्रोसेस चलता है, हमें समझना है कि ये प्रोसेस कैसे चलता है, कहाँ चलता है, कौन से इदारे, कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ ये रन हो सकता है, रन हो रहा है। ठीक है जी। सो ये देखने के लिए हमें 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को समझना होगा। थ्री स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज इज प्लेसमेंट अंडर मनी लॉन्ड्रिंग, नंबर 2 इज लेयरिंग, नंबर 3 इज इंटीग्रेशन। दोस्तों, प्लेसमेंट क्या है? उस काले धन को प्लेस करना। कहाँ प्लेस करना? उस कंट्री के इकोनॉमिक सेक्टर्स में जो फाइनेंशियल वेन्यूज हैं वहाँ प्लेस करना।
बड़े तरीके से, बड़ी टैक्टिक से, टैक्टफुली अपने आप को छुपा के, असल को छुपा के, कुछ और दिखा के प्लेस करना। कहाँ प्लेस करना, कौन सी वेन्यूज हैं? फाइनेंशियल सेक्टर, द वल्नरेबल मोस्ट, ब्रांच, बैंक ब्रांचेस, so many banks, so many branches, huge flow of transactions, so वहाँ इसको प्लेस किया जा सकता है, जाता है। रियल एस्टेट सेक्टर मौजूद है दोस्तों, वहाँ इसकी प्लेसमेंट हो सकती है, बाय पार्ट्स हो सकती है, फुल हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ मनी। गवर्नमेंट स्कीम्स मौजूद हैं, नेशनल सेविंग स्कीम्स मौजूद हैं, गवर्नमेंट के स्टेट बैंक की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। प्राइस बॉन्ड इज़ अ वेरी वल्नरेबल एग्जाम्पल, यू नोज वेरी वेल। प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ख़त्म कर रही है प्राइस बॉन्ड्स को, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड की तरफ जा रही है। सो दीज आर द वेन्यूज़, सो मैनी वेन्यूज़ जहाँ वो प्लेस कर सकता है। सर, प्लेसमेंट के ऊपर रेगुलेटर्स की कंडीशंस मौजूद हैं कि इसे आइडेंटिफाई करें और रोकें, फिल्टर लगाएं इसे। दिस इज प्लेसमेंट। नंबर 2, लेयरिंग। लेयरिंग क्या है? लेयरिंग के ऊपर सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस एंड मूवमेंट्स, जो पैसा उसने बैंकों में रखा, जो रियल एस्टेट में लगाया, जो सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में, अब उसको मूव करेगा, रोटेट करेगा। लेयर, ट्रांजैक्शन ओवर ट्रांजैक्शन, सेल्स ओवर परचेज ओवर सेल्स, रोटेट करेगा, घुमाएगा, टर्न ओवर्स को बिल्डअप करेगा, बैंक्स में अकाउंट्स खोलेगा। देखा गया अपने ही अकाउंट्स कई बैंकों में खोल के टर्न ओवर्स, इधर से डेबिट, उधर से क्रेडिट, इधर रिसीट, उधर आउटफ्लो। तो ये टैक्टिक्स हैं। डमी कंपनीज के ऊपर फोकस रखेगा, फैमिली बिजनेसेस को इंट्रोड्यूस करा के उनमें ट्रांजैक्शन फ्लो दिखाएगा आपको, ताकि आपको लगे कि दे आर डूइंग अ वेल सब्सटेंशियल बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस। सो आपको उसने ये दिखाना है, आपको उसने ट्रू नेचर और ओरिजिन नहीं बताना। ठीक है? सो ये लेयरिंग है। लेयर 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 ओवर लेयर कई साल चलाएगा, उसको वो आपके जरिए और सेक्टर्स के जरिए स्टैंप्स करवाएगा कि जनाब बिजनेस कर रहा है, बड़ा बिजनेस है। सो वो लेयरिंग के जरिए अपनी सोर्सेस को, नेचर को, ओरिजिन को अपने से और दूर करेगा। जो वो सोर्सेस थे, नेगेटिव, क्रिमिनल, अनलॉफुल सोर्सेस थे, नेचर थी, ओरिजिन था, उसे अपने से लेयरिंग के थ्रू दूर करेगा। एंड द थर्ड वन इज इंटीग्रेशन। लेयरिंग पे भी जनाब बहुत ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस हैं रेगुलेटर्स के। हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में इस पे बात करेंगे। So many checks and balances, so many techniques, so many controls. So the third one is integration. Integration पे आके अगर वो निकल जाता है तो फिर बड़े कम चांसेस हैं, बड़े कम कि वो मनी लॉन्डर प्रूफ हो। इंटीग्रेशन में वो यही करता है कि वो बड़े बड़े लॉयर्स का सहारा लेता है, अपने जो असासे उसने रोटेट किए होते हैं, लेयर किए होते हैं, उनके जरिए वो बड़ी बड़ी चीज़ें परचेज करता है, बड़े बड़े असेट्स परचेज करता है। एट द एंड क्या करता है? प्लेन्स परचेज कर लिए, होटल्स की चेन्स परचेज कर ली, इंडस्ट्री के अंदर 2, 4, 5, 7 इंडस्ट्रीज लगा ली। इस तरह की जो चीज़ें हैं, रियल एस्टेट में इंडस्ट्री के अंदर कोई चीज़ परचेज कर ली, कोई भी चीज़ जो उसको आगे के लिए बड़े प्रॉफिट्स दिखाए, जो आगे उसकी इनकम को मिलियंस में बढ़ाए और उसका जो बाकी मानदा जिंदगी का सफ़र है वो बड़ा आसान हो जाए। वो एक मशहूर मारूफ शख्स बन के मिलियनर, बिलियनर बन के अपने आप को लेजिटिमेट वर्जन में आपके सामने रखेगा। सो इंटीग्रेशन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी टिपिकल स्टेज। यहाँ से गुजर गया तो वो साफ सुथरा लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम वाला शख्स हो गया। तो दोस्तों, ये 3 स्टेजेस थी और ये प्रोसेस, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे शेयर किया, इसमें जो रिस्क है कंट्री पे, जिन कंट्रीज में मनी लॉन्ड्रिंग आम होती है वहाँ पर क्या रिस्क वो कंट्रीज फेस करती हैं? बड़े रिस्क हैं जनाब। सबसे बड़ा और सबसे भारी रिस्क है कि उस कंट्री की नेगेटिव पब्लिसिटी होगी,
उस कंट्री के लिए नेगेटिविटी आएगी, वर्ल्ड बेस्ड नेगेटिविटी आएगी, तो आपका जो कॉरपोरेट सेक्टर है उस मुल्क का वो नेगेटिव होगा, उसको प्रॉब्लम आएगी, लॉस ऑफ गुडविल होगा कंट्री का, आपकी कंट्री अपनी गुडविल लूज करेगी, फाइनेंशियल सेक्टर डाउनग्रेड होगा, आपके बैंक्स की रेटिंग डाउनग्रेड्स होंगी, आपके बैंक्स की रेटिंग डाउनग्रेड्स होंगी तो आपके मुल्क, आपके बैंकों के साथ एलसी ओपनिंग में, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आएगी। मेरी बात बड़ी गहरी है, इसको समझें कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो तो ये रिस्क सिर्फ एक इदारे पे नहीं है, ये पूरे मुल्क के ऊपर जाएगा। इसके साथ अगर आप देखें तो फिर लीगल एंड रेगुलेटरी सैंक्शंस का सामना है। जहां मनी लॉन्ड्रिंग होगी वहां वर्ल्ड रिजीम के थ्रू आपके ऊपर लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शंस लग सकती हैं। तो लिहाजा इसका जो एंड है वो अल्टीमेटली जो आपकी बॉटम लाइन है वो मुल्क की, वो कमज़ोर होगी, वो नेगेटिव होगी। सो ये जो रिस्क हैं ये बड़े भारी रिस्क हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर जो बैंक्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर उस प्रोसेस के अंदर वो वीक हो और मनी लॉन्डर उससे फ़ायदा उठा जाए तो इंटरनेशनली उन पे बड़ी बड़ी पेनल्टीज़ लगी हैं जनाब। आप गूगल करें जाके, आपको नज़र आएगा $100 of millions की पेनल्टीज़। पाकिस्तानी बैंक्स के ऊपर भी कुछ वीक AML CFT प्रोसीजर्स पर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शुरू किया है कि वो पेनल्टी लगाता है। हर बैंक के ऊपर क्वार्टरली पेनल्टीज़ जो हैं वो शाया होती हैं, मीडिया के ऊपर आती हैं, उनकी साइट पे आती हैं। सो AML CFT का एरिया, मनी लॉन्ड्रिंग का एरिया वल्नरेबल एरिया है, इसे स्ट्रेंथन करना है, ये रिक्वायरमेंट है। इसे हमें समझना है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, कैसे की जाती है, क्या स्टेजेस हैं, क्या प्रोसेस है, क्या रिस्क है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको इस छोटे से लेक्चर पर मनी लॉन्ड्रिंग की बेसिक्स समझाई और मेरी एफर्ट है कि आप इस प्रोसेस को, इसकी स्टेजेस को, इसके रिस्क को समझते हुए अपनी डे बाय डे की वर्किंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। मुझे उम्मीद है कि जब आपका कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर होगा तो आप मनी लॉन्ड्रिंग के एक्टिविटीज़ के ऊपर, सस्पिशंस और रेड सिग्नल्स के ऊपर ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर सकेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम इसके कंट्रोल्स, इसकी टेक्निक्स, KYC, CDD, EDD जो आप बड़ा सुनते हैं नाम, नो योर कस्टमर्स, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, इन्हांस ड्यू डिलिजेंस, हम इस पे भी बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ये क्या होती है। और इंशाल्लाह आगे जाके हम कुछ केस स्टडीज़ देखेंगे जिसमें हमें पता लगेगा कि हमने किन अकाउंट्स पर किस तरीके से अपना कंट्रोल, अपनी KYC DDD लूज़ की और हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, एक बार फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स दें और इसको प्लीज़ वॉच करें अपने लिए, दूसरों के लिए और एट द एंड अपने मुल्क के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।